अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत पढ़ रहे थे हम। उसमें हमने नेशनलाइजेशन पढ़ी थी, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। आज हमने स्टार्ट करनी है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज़। इंश्योरेंस कंपनीज़ क्या होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ क्या करती हैं और कैसे काम करती हैं। इनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसमें क्लाइंट ने मंथली इन्वेस्टमेंट करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 500 या 5000 पर मंथ एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये हमें गारंटी देते हैं किसी भी स्पेसिफिक डैमेज, इलनेस या डेथ की सूरत में। लाइफ इंश्योरेंस होती है, डेथ की सूरत में आपको अमाउंट वो वापस मिलती है। जिस तरह पाकिस्तान की मशहूर कंपनी है जुबली लाइफ इंश्योरेंस। तो सवाल ये है कि जो हम पैसे देते हैं वो हमें वापस भी मिल जाते हैं। तो इन इंश्योरेंस कंपनीज़ वालों को क्या फ़ायदा होता है, जो हम मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज़ वाले जो होते हैं इस इन्वेस्टमेंट को इंटरनेशनल मार्केट में जाके लगाते हैं, बिज़नेस करते हैं, और तकरीबन इनकी नेट इनकम एनुअली बहुत ज़्यादा है प्रीमियम्स के थ्रू ही। अब दुनिया की लार्जेस्ट जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो कौन सी हैं? यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप और AXA, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट रैंकिंग कंपनीज़ हैं, और इनकी नेट प्रीमियम जो है इट्स अबाउट $178.1 बिलियन एनुअली, इनकम जिसे कहते हैं। तो इनकी नेशनलाइजेशन क्यों की? ऑब्वियसली इकॉनमी पाकिस्तान की बेहतर करने के लिए, क्योंकि अगर ये प्राइवेट ही रहती तो इससे सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ को ही फ़ायदा होता, या जिनके ऑनर्स हैं सिर्फ उनको फ़ायदा होता। कौमी ख़जाने को या हुकूमत को इससे कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा था। बड़े बड़े सरमायादार ख़ानदानों ने अपने अपने निजी बैंक और बीमा कंपनियां बना रखी थी, जिससे सरमायादाराना निज़ाम को बहुत तक़वियत मिल रही थी। हुकूमत को इन निजी बैंकों और बीमा कंपनियों से कोई ख़ास फ़ायदा ना था। चुनांचे हुकूमत ने मुल्क के इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए 19 मार्च 1972 को तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कौमी मलकियत में ले लीं और उन्हें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तहत इकट्ठा कर दिया। अब इससे क्या हुआ है, सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स भी थे जो प्राइवेट थे, वो भी पब्लिक असेस्ट में कन्वर्ट कर दिए। फिर 1974 में क्या किया, पाकिस्तान के तमाम शेड्यूल्ड बैंक कौमी तहवील में ले लिए गए। शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? 1934 में एक एक्ट आया था, रिज़र्व बैंक एक्ट 1934। उसके सेकंड शेड्यूल में जितने भी बैंक्स आते हैं उनको शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं। उसमें पाकिस्तान के कौन कौन से बैंक्स हैं? अल बराका बैंक जो इंटरनेशनल बैंक है पाकिस्तान का, अल फलाह बैंक, बैंक अल हबीब टाइप, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो शेड्यूल्ड बैंक नेशनलाइज करने से क्या हुआ, बैंक मुलाजमीन के भी हालात बेहतर हुए। उनके कैसे हालात बेहतर हुए? प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेने से हुकूमत को इक़्तिसादी लिहाज से ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचा। इकॉनमी मुल्क की काफ़ी बेहतर हुई और रुपया आवाम की फ़लाह व बहबूद पर खर्च होने लगा। तो इससे क्या पता चलता है, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारी इकॉनमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आजकल कोरोना की वजह से इंडस्ट्रीज़ वगैरह ये सब कुछ बहुत लो चल रहा है, इसलिए इकॉनमी हमारी काफ़ी ख़राब चल रही है। तो इनकी डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है इन इंडस्ट्रीज़ की, फील्ड्स की। नेक्स्ट आर लेबर इस्लाहात, लेबर रिफॉर्म्स। लेबर रिफॉर्म्स क्यों बने थे? क्योंकि टोटल डिस्क्रिमिनेशन जो आजकल भी है, डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो पिसता है ना वो दिहाड़ीदार तबका यानी लेबर्स तबका जो होता है वो सबसे ज़्यादा पिसता है। उस टाइम क्या हो रहा था कि ना उनको तनख्वाह टाइम पे मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है, एक दिन की अपनी दिहाड़ी से घर का चूल्हा जलाना होता है। ना उनको कोई इस तरह के प्रोटेक्शंस दे रही थी इंश्योरेंस वगैरह, ना उनके राइट्स को कोई सेफगार्ड मिल रहा था। तो इसने क्या किया, भुट्टो ने 10 फरवरी 1972 को नई लेबर पॉलिसी का ऐलान किया। इस पॉलिसी से क्या फ़ायदा हुआ कि जो दिहाड़ीदार तबका है, जो लेबर्स हैं, उनको उनके राइट्स मिलना शुरू हो गए। उससे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी सी कम हुई और इनके जो हकूक़ हैं इनको मिले। तो अब इस पॉलिसी में मेन पॉइंट्स क्या थे? अब हर फैक्ट्री की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में भुट्टो ने क्या किया था, लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स को, मज़दूरों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको भी ऐड किया था।
हर कारखाने में इंतज़ामी मामलात को चलाने वाली कमेटी में मज़दूरों के नुमाइंदे भी शामिल किए गए, जो कुल तादाद का 20% थे। 20% लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में शामिल थे। मज़दूरों को इख्तियार मिल गया कि वो कारखाने के हिसाबात और स्टोर की जांच पड़ताल अपने नुमाइंदों के ज़रिए कर सकें। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ था, उनको ये राइट मिल गया था कि वो अकाउंट्स चेक कर सकें और स्टोर्स चेक कर सकें। मज़दूरों को हर साल एक तनख्वाह के बराबर बोनस देने का ऐलान किया। ये प्लस पॉइंट है उनके लिए, उनकी ज़िंदगी सुकून में लाने के लिए। मज़दूरों को हर साल एक तनख्वाह के बराबर बोनस देने का ऐलान किया गया, मतलब जो अच्छा काम करे उसको बोनस देना, इनाम देना चाहिए। पैदावार में इजाफे की सूरत में मज़ीद खसूसी बोनस देने का ऐलान किया। कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के औकाते कार को नई शक्ल दी गई। पहले मज़दूरों से उनकी जान से भी ज़्यादा काम लिया जाता था। अब उनकी तो ज़ाहिर मजबूरी, उन्होंने कमाना है, उन्होंने काम तो करना ही है, तो उनके स्केड्यूल्स भी चेंज किए। उनके एक हफ़्ते में 54 घंटों के बजाय 48 घंटे काम लेने की पाबंदी आयद की गई, यानी कि एक हफ़्ते में 48 घंटे से ज़्यादा कोई किसी मज़दूर से काम नहीं लेगा। अगर वो अपनी मर्ज़ी से ओवर टाइम काम करें तो उनको ज़ायद मुआवजा देने की शर्त आयद की गई, यानी कि ओवर टाइम पे उनको एक्स्ट्रा पे देनी चाहिए। हर मज़दूर को बुढ़ापे में पेंशन, बीमा और ग्रेजुटी के हकूक़ हासिल होंगे। ग्रेजुटी क्या होती है? अगर एक मज़दूर जो है, कोई भी लेबरर 2 साल, या उनकी पॉलिसी होती है ग्रेजुटी लॉ के तहत, साल से ज़्यादा कोई काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पे किया जाए या उसकी सैलरी बढ़ाई जाए। पेंशन जब वो टर्मिनेट हो जाएगा तो उसके बाद भी उसे कुछ ना कुछ मिलता रहे, और इंश्योरेंस करानी होती है। इसके राइट्स मज़दूरों को भी मिले। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के तहत तिब्बी इमदाद की सहूलतों के लिए मज़दूरों की तनख्वाह से कटौती नहीं की जाएगी, ये मालिकान के ज़िम्मे होगी। मतलब फैक्ट्री में काम करते हुए कोई चोट वगैरह लग जाए, कोई गिर जाए बंदा 3rd फ्लोर से, सर फट जाए उसका, तो वो अपने पैसों से अगर पे करेगा, अपनी पट्टी वगैरह कराएगा, तो वो घर में चूल्हा कैसे जलाएगा? तो ये सब कुछ भी मालिकान की, ऑर्गेनाइज़र्स की ज़िम्मेदारी है। हर मज़दूर को रिहायशी मकान और तालीम की सहूलतें मुहैया की जाएंगी। हर कारकुन का तिब्बी मुआयना लाजमी होगा। कम से कम एक बच्चे की कारखाने की तरफ से मैट्रिक तक तालीम का इंतज़ाम होगा। अब ये जो मज़दूर तबका होता है, ये ज़्यादातर आते हैं बैकवर्ड एरिया से, तो जब मज़दूरी उन्होंने करनी है फैक्ट्रीज़ में आके, किसी बड़ी जगह पे आके करेंगे, तो वो सड़कों पे तो नहीं रहेंगे, उनके रेजिडेंट्स का भी इंतज़ाम होगा। अगर वो सैलरी में से किराया देने लग जाएंगे तो फिर वही बात कि वो खाएंगे कहाँ से। और फिर क्या है, उनके बच्चे जो अगर हैं तो उनका मैट्रिक तक का सारा तालीम का ज़िम्मा जो है वो ऑर्गेनाइज़र्स उठाएंगे। हर कारकुन का तिब्बी मुआयना लाजमी होगा, मेडिकल चेकअप भी लाजमी है। ये ना हो कि बुखार में तड़प रहा हो और उसे काम ले रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है। कोई नहीं सोचता कि कोई मुश्किल में है, उसकी हेल्प करनी चाहिए या किसी को स्पेस देनी चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए। नहीं भाई, काम चाहिए हमें, जिस मर्ज़ी बेशक कब्र से निकल के आके दो हमें। ट्रेड यूनियंस के ज़रिए मज़दूरों के झगड़े निपटाने के लिए सनती रवाबित कमीशन कायम किया गया। ट्रेड यूनियन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है मज़दूरों के राइट्स के लिए। उसने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन बनाया, जिससे अगर मज़दूरों में कोई लड़ाई वगैरह हो गया उनको निपटाने के लिए इस सिलसिले में जूनियर अदालतें कायम की गई। जूनियर अदालतें फैक्ट्री के अंदर ही होती हैं मेरे ख्याल में। इस तरह मज़दूर को अज़ खुद अपना मुकदमा लेबर अदालत में ले जाने का हक मिल गया। शॉप स्टीवर्ड का एक अहदा तख्लीक किया गया, जिसके बायस मिल मालिकान और मज़दूरों के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल को हल करने में आसानी हो गई। मज़दूरों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मिल मालिकान पर यह पाबंदी आयद की गई कि वो मज़दूरों को बरतरफ करते वक्त वाज़ेह और ठोस वजूहात बयान करें, ताकि नाजायज़ बरतरफियों की रोकथाम की जा सके। अब नाजायज़ बरतरफियों की वजह से, क्योंकि मालिकान का क्या चाहता है, वो लेबर्स को निकाल दें, उनका तो काम चलता जा रहा है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, तो उनके स्टीवर्डशिप के लिए, स्टीवर्डशिप होती है उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, ये ओहदा तख्लीक किया गया था, जिससे उनके मसले जो हैं वो हल हो सकते थे। नेक्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।